कहानी एक हीरा कारोबारी की मौत से शुरू होती है। रुंगरोज थिबासेट पैसर अपने शयन कक्ष की बालकनी से गिरने के बाद अंतिम संस्कार समारोह में उनके दो बेटे फॉपट और मावेन सहित उनके परिवार ने भाग लिया। इसके अलावा रुंगरोज की कैमुक नाम की एक विधवा भी अग्रिम पंक्ति में बैठी है। मावेन की पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि यह सीट केवल परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित है। यह दर्शाता है कि कैमुक को कहीं और जाकर बैठना चाहिए। रुंगरोज का बड़ा बेटा होने के नाते फॉपत अपने पिता की प्रशंसा में भाषण देता है और पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का वादा करता है, जिससे उसके पिता को बहुत प्यार था। उनकी आंखों में आंसू हैं और वह अपने पिता की मौत पर काफी दुखी नजर आ रहे हैं। पूर्व परिवार का कैमुक टिप्पणी से परेशान हो जाता है और अंतिम संस्कार गृह छोड़ देता है। इसके बाद एपिसोड रुंगरोज के जन्मदिन के दिन फ्लैशबैक में ले जाता है। कैमुक देखता है कि फॉपट की पत्नी पाचा रुंगरोज का जन्मदिन मनाने के लिए डिनर पार्टी की तैयारी कर रही है। पाचा नौकरानियों पर चिल्लाने के लिए अपनी बेटी कीता को डांटती है। इस बीच मावेन की पत्नी ओरेया अपने बेटे शटर का स्वागत करती है, जो अपने दादा के जन्मदिन के लिए न्यूयॉर्क से आया है। इसके बाद कैमुक रुंगरोज के कार्यालय जाता है, जहां वह अपनी शाम की चाय लेता है। उनके पॉपट और मावेन रुंगरोज को उनकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुंगरोज ने अपने बेटे के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। वे दोनों अपने पिता को अपने पास रखने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन रुंगरोज मजबूत इरादों वाले और दूरदर्शी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। वह इस डील पर साइन नहीं करना चाहते, इसलिए रुंगरोज ने कैमुक से इस मुद्दे पर उसकी राय पूछी। कैमुक का कहना है कि उन्हें इस डील पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए और उचित समय का इंतजार करना चाहिए। रुंगरोज इस सलाह की सराहना करते हैं और यहां तक कि अपने बेटों से भी इस नौकरानी से कुछ सीखने के लिए कहते हैं। फॉपत और मावेन के जाने के बाद रुंगरोज कैमुक से कहती है कि उसका भविष्य बहुत बेहतर होगा। उस शाम कैमुक ने रुंगरोज को डिनर पार्टी के लिए तैयार किया। फॉपट और मावेन दोनों अपने पिता को महंगे उपहारों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मेवेन ने उसे दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक प्रेसिडेंट रोलेक्स दी है, जिसे रुंगरोज हमेशा से चाहता था। फॉपट उसे पेड़ की सबसे दुर्लभ प्रजाति देता है, जिसे उसने अपने पिता के लिए बहुत कठिनाई से प्राप्त किया है। हालांकि वे अपने पिता को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं, रुंगरोज उन्हें बताता है कि कैमुक ने उसे सबसे बड़ा उपहार दिया है जो वह मांग सकता था। फिर रुंगरोज खड़ा होता है और अपने परिवार और दोस्तों को घोषणा करता है कि उसने कैमुक से शादी करने का फैसला किया है, जिससे मेज पर बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कैमुक उनके परिवार की नौकरानी है, लेकिन वह अब रुंगरोज के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। फिर रुंगरोज खाने की मेज पर विवाह लाइसेंस पर हस्ताक्षर करता है और कैमुक को हीरे का हार उपहार में देता है, जो उसकी दिवंगत पूर्व पत्नी का था। फॉपत तब परेशान हो जाता है जब वह कैमुक पर अपनी दिवंगत मां का हार देखता है। उस रात रुंगरोज कैमुक को अपने कमरे में ले जाता है और मावेन उनके पीछे पीछे चलता है। वह सुझाव देता है कि रुंगरोज को कैमुक के साथ हनीमून पर जाना चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में व्यवसाय का प्रबंधन करने की पेशकश करता है। रुंगरोज अपने बेटे का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह अपनी अनुपस्थिति में मावेन के बजाय किसी नौकर को व्यवसाय संभालना पसंद करेगा। उसके बाद कैमुक रुंगरोज को बताती है कि वह फॉपट और मावेन से डरती है, लेकिन रुंगरोज ने कैमुक को आश्वासन दिया कि वह अब सुरक्षित है, क्योंकि उसकी पत्नी होने के नाते वह उसकी रक्षा करेगी। वह कैमुक को सर्वेंट क्वार्टर छोड़कर अपने कमरे में चले जाने के लिए भी कहता है। नवविवाहित जोड़े को फॉपत द्वारा बाधित किया जाता है, जो रुंगरोज से निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। रुंगरोज बीच में आने के कारण फॉपत से परेशान हो जाता है। फॉपत अपने पिता पर इस बात से भी नाराज है कि उसने अपनी मां का हार एक नौकरानी को दे दिया था। इसलिए रुंगरोज अपने बेटे से कहता है कि वह हार के साथ जो चाहे कर सकता है, क्योंकि यह उसकी संपत्ति है और उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। यह सब सुनकर फॉपत अपने कमरे में जाता है और कुछ पदार्थों का दुरुपयोग करता है और नशा करता है। वह अपने पिता का कुछ नहीं बिगाड़ सका, इसलिए उसके पास खुद ही नशीली दवाओं का सेवन करके इस स्थिति से बचना ही एकमात्र विकल्प बचता है। उस रात बाद में मावेन रुंगरोज से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन उसके कमरे में प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि वह अंदर से बंद है। एपिसोड का अंत कैमुक के नौकर क्वार्टर से मुख्य घर लौटने के साथ होता है, जहां उसे रुंगरोज का शव फर्श पर पड़ा हुआ मिलता है। इसके बाद एपिसोड रुंगरोज के अंतिम संस्कार की रात की ओर जाता है, जहां कैमुक उदास खड़ी है और अपने मृत पति के बारे में सोच रही है। अब उसका आगे का जीवन कठिन होने वाला है। इस बीच मावेन कैमुक से अकेले में मिलने के लिए कहता है और उसे अपनी कार में बैठाकर दूर स्थान पर ले जाता है।
वहां वह उसे कुछ पैसे की पेशकश करता है और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन कैमुक ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण मावेन को भारी बारिश के बीच में उसे छोड़ना पड़ा। घर वापस पहुंचने के बाद कैमुक ने पुलिस को यह बताने की कोशिश की कि रुंगरोज की हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और व्यवसायी की मौत को एक दुर्घटना बताया। अगली सुबह कैमुक दिवंगत रुंगरोज की पत्नी के रूप में अपने नए परिवार के साथ अपने पहले नाश्ते के लिए तैयार हो रही है। वह थिबिसेटेड पायसर्न परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मेज पर बैठी है। वहां मावेन अपने बेटे शटर से उनकी कंपनी के खिलाफ आगामी पोलो मैच की तैयारी करने के लिए कहता है। थिवा जेम्स, सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। जब नौकरानी कैमुक को खाना परोसती है तो शटर और किता कैमुक की मेज पर उपस्थिति से निराश हो जाते हैं और चले जाते हैं। कैमुक लापरवाह होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने खाने में बाल का एक टुकड़ा मिल जाता है और वह परेशान हो जाती है। यह देखकर आर्या एक तमाशा बनाती है और सभी नौकरों को इकट्ठा करती है। वह उस नौकरानी पर कड़ी डालकर उसे दंडित करने की कोशिश करती है जिसने कैमुक का भोजन तैयार किया था। हालांकि कैमुक अराया को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके लिए कोई सजा हो। पाचा हस्तक्षेप करता है और कैमुक को बताता है कि सूप में पाए गए बाल अराया के बालों से काफी मिलते जुलते हैं। यहां कैमुक को एहसास होता है कि अराया जानबूझकर उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय कंपनी कार्यालय में फोपर्थिवा जेम्स के सदस्यों को उसे कंपनी का एकमात्र कार्यकारी बनाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जब मावेन कार्यालय में आता है तो उसे इस बारे में पता चलता है और वह न्यासी बोर्ड को मतदान करने से रोकता है। दोनों भाई इस बात पर बहस करते हैं कि कंपनी के लिए कौन अधिक योग्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे दोनों इस विरासत के योग्य नहीं हैं। थिवा सौदित पाइसर हाउस में वापस कैमुक रूनग्रोज के कमरे में है जब बी नाम का एक साथी आता है। बी कैमुक से कहती है कि वह इस घर में रहना सुरक्षित नहीं है क्योंकि रूनग्रोज का परिवार उससे नफरत करता है, लेकिन फिर भी कैमुक वहां रहना चाहती है क्योंकि वह रूनग्रोज की मौत के पीछे के दोषियों का खुलासा करना चाहती है। तभी अरया कैमुक से मिलने के लिए कहती है और उसे रूनग्रोज की पत्नी के रूप में एक चैरिटी कार्यक्रम में आमंत्रित करती है। अराया कैमुक से कहती है कि वह सुनिश्चित करेगी कि वह कार्यक्रम के लिए अच्छे कपड़े पहने और उसे एक डिजाइनर के माध्यम से रात के लिए एक कस्टम पोशाक बनवाने के लिए ले जाए। उस शाम घर की नौकरानियां एक शो देख रही थीं जिसमें अरया एक अभिनेत्री के रूप में थी। कायू, वह नौकरानी जिसके साथ मावेन संबंध बना रहा है, वहां आती है और अराया की एक पोशाक पहनती है। कायू घर के अंदर बार में कुछ शराब पीता है, लेकिन अंततः शराब फेंक देता है। एक फ्लैशबैक में कायो के प्रेमी त्यान को दिखाया गया है जो उसे मावेन से मिलवाता है और उसे एक नौकरानी के रूप में टेवसाड़े पिसारने हाउस में शामिल कराता है। त्यान पहले से ही अरबपति परिवार के लिए उनके ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। वहां मावेन कायो को कामुक दृष्टि से देखता है और उसे नौकरानी के रूप में काम करने की अनुमति देता है। वर्तमान में मावेन परिवार के वकील क्रिट से मिलता है और रूनग्रोज की वसीयत को बदलने के लिए उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। वह क्रिट से उसे रूनग्रोज की वसीयत के एकमात्र लाभार्थी के रूप में नामित करने के लिए कहता है, लेकिन वकील ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और रिश्वत के रूप में उसे दिए गए हीरों को भी लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर मावेन परेशान हो जाता है और त्यान को बुलाता है और उसे कुछ आदेश देता है। घर में वापस मावेन कायू से भयभीत हो रहा है और क्रिट की प्रतिक्रिया से उसका मूड खराब हो गया है। अपनी हताशा को और बढ़ाते हुए कायो ने उसे बताया कि वह गर्भवती है और बच्चा मावेन का है। मावेन इस खबर से कायो से नाराज हो जाता है और उस पर हमला करता है और उसे तुरंत बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहता है। कायो उससे बच्चे को रखने की विनती करती है, लेकिन मावेन उसकी बात नहीं सुनता। बाद में कायो त्यान से मिलता है और मामले की गंभीरता को भांपते हुए उसे पूरी स्थिति बताता है। त्यान ने उसे बताया कि वह बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। इस बीच कैमुक रूनग्रोज की मौत की रात के सीटीवी फुटेज को देखने की कोशिश करता है। उसे पता चला कि रूनग्रोज के कमरे के बाहर और बालकनी के कैमरे की फुटेज हटा दी गई थी। बाद में उस शाम कैमुक ब्लैक टाई चैरिटी कार्यक्रम में लाल गाउन में दिखाई दी। वह यह देखकर शर्मिंदा हो गई कि अराया, बाकी मेहमान और तबसादित पायसार ने परिवार के सदस्यों सहित सभी ने काले और सफेद कपड़े पहने हुए हैं। कैमुक परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि अराया ने उसे धोखा दिया है और उसे यह लाल गाउन पहनाया है। कुछ देर बाद वह निःशब्द हो जाती है जब मेजबान उसे रूनग्रोज की पत्नी के रूप में भाषण देने के लिए मंच पर बुलाता है। कार्यक्रम में शर्मिंदगी के कारण वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकी, जिससे कार्यक्रम में असहज माहौल पैदा हो गया। तो अरया मंच पर आती है और कैमुक की निरक्षरता का मजाक उड़ाते हुए भाषण देती है।
फिर वह रूनग्रोज के सम्मान में एक भावनात्मक भाषण देती है। फॉपट को लगता है कि इस इशारे से उन्हें दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम के लिए एक भाषण तैयार किया है, लेकिन उन्हें मंच पर आमंत्रित नहीं किया गया है। बाद में कार्यक्रम में मावेन ने आलोचक को अपनी बेटी एमी का एक क्लब में ड्रग्स लेते हुए वीडियो दिखाया। वह रूनग्रोज की वसीयत को अपनी शर्तों के अनुसार बदलने के लिए आलोचकों को ब्लैकमेल करता है, अन्यथा उनकी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। उसी समय कैमुक बाथरूम में रोता है क्योंकि टीएन केओ को गर्भपात केंद्र में ले जाता है। वह मावेन का दबाव सहन नहीं कर सका और उसे बच्चे का गर्भपात कराना पड़ा। उस रात कैमुक एक नौकरानी के रूप में अपनी नौकरी वापस ले लेती है और अरया से कहती है कि वह अब थाविसैटेड पिसारने परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। यही वह बात है जो अरया कैमुक से सुनना चाहती थी, इसलिए उसने कैमुक के सिर पर अपना पैर रखकर उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करके कैमुक को शर्मिंदा किया। अगले दृश्य में कित्ता अपने फोटोग्राफरों और दोस्तों को अपना डिजाइन किया हुआ पहनावा प्रदर्शित कर रही है। डोम और एबेल। डोम सुझाव देते हैं कि कित्ता की नौकरानी बी मॉडल बने ताकि वे पोशाक की तस्वीरें ले सकें। बी झिझकती है, लेकिन फिर उसे आदेश का पालन करना पड़ता है। वह पोशाक में पोज देती है और बहुत सुंदर लगती है क्योंकि हाबिल और डोम उसकी प्रशंसा करते हैं, जिससे किता परेशान हो जाती है। इसलिए वह उसके पास आती है और बी को उनके सामने ड्रेस बदलने के लिए कहकर शर्मिंदा करती है। जब बी उसके आदेश का पालन नहीं करती है, तो कित्ता जबरदस्ती बी की पोशाक उसके शरीर से उतार देती है, जिससे वह अपने दोस्तों के सामने नग्न हो जाती है। कित्ता ने डोम से बी की तस्वीर लेने के लिए भी कहा क्योंकि वह नग्न है। बी शर्मिंदा है क्योंकि हाबिल उसे ढकने के लिए अपनी जैकेट देता है। उस शाम बाद में जब बी को अपनी बहन का फोन आता है तो वह किता के कुत्ते को नहलाती है। बी की बहन उससे कहती है कि उन्हें अपनी मां के इलाज के लिए और पैसे की जरूरत है। वह नौकरी पाने की पेशकश करती है, लेकिन बी अपनी बहन से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहती है और वह इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करेगी। तभी किता फिर से प्रकट होती है, कमरे में, और काम के घंटों के दौरान फोन पर बात करने के लिए बी पर हमला करता है। उसने बी से अपने कुत्ते के स्नान के बाद उसके संग्रह के लिए पोशाकों की डिजाइन पूरी करने के लिए कहा। इस बीच मुखिया युपिन ने कैमुक को स्टोर रूम साफ करने के लिए कहा, क्योंकि वह रूमरोज की पूर्व पत्नी के रूप में कुछ दिन बिताने के बाद नौकरानी के रूप में अपनी नौकरी पर वापस आ गई है। अब वह डाइनिंग टेबल पर परिवार के सदस्यों के साथ नहीं बैठती, इसके बजाय वह खाना परोसती है, और साथ ही उसकी नौकरानी की पोशाक भी वापस आ गई है। जब वह स्टोर रूम की सफाई करने जाती है तो उसे एक तितली मिलती है जिसे रूनग्रोज ने उसके लिए इकट्ठा किया था। फ्लैशबैक कैमुक को उस रात की ओर ले जाता है जब रूंगरोज ने उससे शादी करने के लिए कहा था। काइमुक को रूंगरोज के संग्रह के लिए एक मरी हुई तितली को संग्रहित करने की याद आती है जब व्यवसायी ने उससे शादी करने के लिए कहा था। वर्तमान समय में जब किता नाइट क्लब में एक पार्टी के लिए जा रही होती है, पोज्जा किता को बताती है कि पूपोट उसे फ्रांस भेजने पर अड़ा हुआ है, जबकि किता अपनी पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहती है। जिस क्लब में किता अपने दोस्तों के साथ है, वहां उसका शो बंद कर दे। ऐसा लगता है कि किता और शटर एक गुप्त रिश्ते में है, क्योंकि जब कोई लड़की शटर के करीब आती है तो किता को जलन होती है। पार्टी के बाद शटर का ड्राइवर जोक किता और शटर को घर वापस ले जाता है। जबकि जोक आगे की ओर गाड़ी चला रहा है, किता और शटर एक दूसरे को चूमते हैं और पीछे की सीट पर मेकअप करते हैं, जिससे उनके बीच संदिग्ध गुप्त संबंध की पुष्टि होती है। अगले दिन टेवाकाटेड पायसर्न परिवार के सदस्य रूनग्रोज की वसीयत को पढ़ने के लिए एकत्र होते हैं। क्रिट वसीयत पढ़ने के लिए उनके घर आया है। मारिया ने कैमुक को वहीं रहने और वसीयत सुनने के लिए कहा। फिर क्रिट ने पढ़ा कि रूनग्रोज ने पोज्जा के लिए थेवा जेम्स में 10% हिस्सेदारी और अरिया के लिए 15% हिस्सेदारी छोड़ी थी। क्रमशः वह कहते हैं कि रूनग्रोज ने कंपनी में 30% हिस्सेदारी पॉपट के नाम पर छोड़ दी, जबकि मूविन में थेवा जेम्स की 45% हिस्सेदारी छोड़ दी, जिससे उन्हें अरबपति कंपनी का उत्तराधिकारी नामित किया गया। यह सुनकर हर कोई हैरान है कि रूनग्रोज ने कैमुक के लिए अपनी कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ी। इस बीच पूपट वसीयत से चिढ़ जाता है क्योंकि कंपनी में उसकी हिस्सेदारी बहुत कम है, हालांकि वह रूनग्रोज का बड़ा बेटा है। वह फैसले को मानने से इनकार कर देता है और क्रिट से कहता है कि वह रूनग्रोज से इसकी जांच कराएगा। दूसरी ओर आर्या और मोविन अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। आर्या ने कैमुक को यह कहते हुए ताना भी मारा कि उसके पास इस घर में देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि रूनग्रोज ने उसे अपनी संपत्ति में से कोई भी देने पर विचार नहीं किया था। उस रात कैमुक पॉपत और पोज्जा के कमरे में मिलने आता है। वह पूपट को उसकी दिवंगत मां का हार लौटाती है और रूनग्रोज की मौत के बारे में उससे बात करती है।
कैमुक ने पॉपट को बताया कि मोविन रूनग्रोज को जीवित देखने वाला आखिरी व्यक्ति था। उसने मोविन को रूनग्रोज के कमरे से बाहर आते और गुस्से में देखा। उसका दावा है कि मावेन ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और उसने कहा कि वह चिंतित है कि मावेन ने रूनग्रोज को मार डाला है। हालांकि पॉपट ने कैमुक पर विश्वास करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास मावेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।